Hello, hi everyone. Welcome back to the biology classes. In today's session, I'm going to teach you about our environment. And this chapter is the last chapter of biology and it is the easiest chapter too. So हम इस chapter को कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप एक भी मार्क्स जो है इस चैप्टर से एग्जाम में डिडक्ट ना हो, बिकॉज ये इजी चैप्टर है. सो आप अगर 1 टाइम और 2 टाइम भी ये चैप्टर रीड करेंगे तो उसी में ही आप इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू एनसीईआरटी टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So when we talk about our environment is made up of a lot of things. Okay, so in environment, plants, animals, sky, soil, grass, sun, everything is present in our environment, right? So this environment having different ecosystem. अब what is ecosystem here? Ecosystem है कि जो हमारा environment है उसके अंदर different bodies हैं. ठीक है, लाइक सी एक डिफरेंट है, पॉन्ड डिफरेंट, लेक डिफरेंट, ग्रासलैंड इज डिफरेंट. सो वहां अगर मैं एक कम्युनिटी की बात करती हूँ, इफ आई टॉक अबाउट सी ओनली, तो सी के अंदर क्या प्रेजेंट है? फिशेस भी प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है, उसके अलावा वाटर, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट है. सो वहां पे लिविंग जो है, लिविंग क्या करता है? इंटरैक्शन करेगा. किसके साथ इंटरैक्शन होगा लिविंग का? नॉन लिविंग के साथ. So in a community, when living interact with non-living is known as ecosystem. It's the easiest definition that is in the NCERT too. Okay, now see, living interact with non-living. Okay, so now in bio we generally say biotic and abiotic. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिवाइड कर दिए हैं बायोटिक और एबायोटिक के अंदर, दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग. ओके, सी हियर, सी biotic and abiotic. Now you can say bios means life and abiotic, that is without life. So yahan plant, animals, human being, they all are biotic, decomposers. Okay, small microorganism, they all are biotic. And the other one is abiotic, like air, water, fumes, rain, sun, everything is abiotic. So ecosystem is divided on the basis of life into 2 types, biotic and abiotic. Now see, ecosystem is divided on the basis of their formation. अब one is man-made and second is natural ecosystem, जो nature ने बनाया है. तो अगर nature की बात करें तो sea जो है वो nature के थ्रू ही बना है, ocean nature के थ्रू बना है, ठीक है, forest nature ने बनाए हैं. So यहाँ पे हमने उसको divide कर दिया on the basis of land and water. तो water का होगा aquatic ecosystem and for land it is terrestrial ecosystem. For terrestrial, forest, desert, land, grassland, and for aquatic, two divided here. One is the marine ecosystem, क्योंकि जहाँ salty water है, and another one is the fresh water ecosystem. So marine के अंदर sea and ocean आ जाएंगे क्योंकि वहाँ salt present होता है water में, and fresh water में आपके river, lake, pond, pool ये सब आ जाते हैं. Man-made की अगर हम बात करें उसमें cropland और aquarium आ जाता है. सो आपको पता है, अगर मैं एक्वेरियम की बात करूं तो एक्वेरियम इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? फिशेस, और हम एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जैसा हमारा एक्वेटिक सिस्टम के अंदर होता है. बट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक्वेरियम को हमें क्लीन करना पड़ता है एवरी 10 डे और 15 डेज के बाद. क्रॉपलैंड की अगर मैं बात करूं तो क्रॉप ग्रो करने के बाद उसको कट करना पड़ता है, ठीक है, और जब दूसरा अगर हमें कोई दूसरी क्रॉप कल्टीवेट करनी है तो पूरा फिर से हमें लैंड जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, बेडिंग करनी पड़ती है फॉर अनदर क्रॉप. बट नेचुरल इकोसिस्टम की अगर बात की जाए तो वहां पे सी ओशन के अंदर जो है वहां कोई क्लीनिंग थोड़ी होगी कि हम हर 10 डेज के बाद 15 डेज के बाद सी और ओशन की क्लीनिंग कर रहे हैं. दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल. सो नेचर ने वहां बनाया है डिकम्पोजर्स, कि जितना भी वेस्ट है फिशेस का, अदर वेस्ट है, डेड बॉडीज है, डिकम्पोजर्स हेल्प टू ब्रेक डाउन दैट कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू द सिंपल वन, or that is with the help of decomposers. Okay, so now in the next see,
So as you can see here, biotic और abiotic component. So abiotic component के अंदर ये sun, heat, everything is abiotic. Okay, biotic को हमने divide कर दिया फिर further producers के अंदर, consumers के अंदर and decomposers के अंदर. Producers क्या है? Plant is always producer, ठीक है, because they make their food by themselves. इसीलिए हम producers को क्या बोलते हैं? Autotrophs, because they make their food by themselves. Okay, now consumer cannot make their food by themselves, they depend on producers, so that's why consumers are known as heterotrophs. Okay, and decomposers, they depend on the dead organic matter and they break down the complex material into the simple one, decomposers. Okay, so now let's read about फूड चेन. आपको अगर ये सारी टर्म क्लियर हो गई हैं तो फूड चेन जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. दैट्स अ इजी टॉपिक, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. लेट्स डू दीज क्वेश्चंस फर्स्ट. ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है फॉर देयर सर्वाइवल. इज इट राइट और रॉन्ग? यस, कंप्लीटली राइट. ठीक है, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, हमारी बात करूं, तो हम यस प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें एनिमल्स की, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं, मिल्क गिविंग, तो वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब अगर हम बात करें लायंस की, ठीक है, जो फ्लश ईट करते हैं, तो आप बोलोगे वो तो मैम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड नहीं करते. लायन डिपेंड जो है वो करेगा गॉड पे. ठीक है, जो जिनको जो भी वो खाते हैं फ्लश मीट, जिन भी एनिमल्स का खाएंगे, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल हियर गॉड. तो गॉड किस पे डिपेंड कर रही है? दैट डिपेंड ऑन द प्लांट, राइट. तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे? प्रोड्यूसर्स पे. सो यू विल राइट यस, ईच एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सर्वाइवल. Now if we will talk about consumers को हमने डिवाइड किया है तीन में: herbivores, carnivores, omnivores and parasites. Herbivores आपको पता है that eat grass only. Carnivores that eat flesh like lion. Omnivores that eat flesh as well as grass. मतलब जो herbs भी eat करेंगे और organisms को भी eat करेंगे. Human being भी उस कैटेगरी के अंदर आ जाता है, because human being जो है वो meat, flesh भी eat करता है as well as plant भी eat करते हैं. Parasites क्या होते हैं? That depend on another living. Like here is the example, अमरबेल कस्क्यूटा प्लांट, जो दूसरे लिविंग पे डिपेंड करता है, उससे अपना फूड बनाता है, उससे अपना शेल्टर लेगा. दैट इज पैरासाइट्स. सो कंज्यूमर्स की कुछ कैटेगरी है यहाँ पे. कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर आप प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, इस तरीके से कंज्यूमर्स आ जाते हैं. ठीक है, कंज्यूमर्स के अंदर जो है गॉड कंज्यूमर के अंदर आएगी. ठीक है, ह्यूमन बीइंग कंज्यूमर के अंदर आते हैं, लायंस कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं. सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. लेट मी टेल यू दिस क्वेश्चन. सी सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हैव यू एवर थॉट, इमेजिन the situation where you don't clean the aquarium. अभी हमने बात भी की थी इसकी. अगर आप aquarium clean ना करें and some fish and plants have died, have you ever thought what happens when organisms die? तो अगर aquarium के अंदर dead हो जाता है तो definitely हमें उसे clean करना पड़ेगा. लेकिन अगर sea and ocean के अंदर same condition है तो वहां पे decomposers हैं, microorganisms बोलते हैं उन्हें हम, that cannot be seen by naked eye. वो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं. वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे डेड रिमेन को, वेस्ट प्रोडक्ट को. ठीक है, एंड दे कंप्लीटली मिक्स दैट प्रोडक्ट इनटू द सोइल एंड प्लांट अगेन यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट फॉर देयर ग्रोथ. सो इट्स अ कंप्लीट चेन जो एनवायरमेंट के अंदर बनी हुई है, एक अपना कंप्लीट सिस्टम है. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द डिकम्पोजर्स दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस. Now what will happen, last question, what will happen to the garbage and dead animals and plant in their absence? अगर decomposers ना हो, then what will happen? Definitely जो एरिया है हमारा जहाँ पे भी डेड एनिमल्स और डेड प्लांट होंगे, और अगर वहां पे डिकम्पोजर्स नहीं है तो वहां एक फाउल स्मेल जो है वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे एनवायरमेंट के अंदर, प्लस डिजीज स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे.
after some time, and that will be not good for our environment. So will the natural replenishment of the soil takes place even if decomposers are not there? Yes, एब्सोल्युटली राइट. सोयल को भी नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अगर डिकम्पोजर्स नहीं है. सो डिकम्पोजर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग एज वेल एज यू कैन से टू एनरिच द सॉइल. ठीक है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है वो भी देने में कौन हेल्प करता है? डिकम्पोजर्स हेल्प करेंगे. I hope these questions are clear for each and everyone. Now see, these are the two pictures of food chain. तो first जो है वो हमारी aquatic है और second जो food chain है वो हमारी है terrestrial. So see, first की अगर हम बात करें तो first के अंदर सबसे पहले क्या, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे zooplankton, then phytoplankton. ये zooplankton, phytoplankton, उसके बाद small fish, large fish और उसके बाद big fish. So that is aquatic food chain. तो यहाँ पे एक organism जो है दूसरे organism पे depend करेगा, right? Now in second food chain, this is terrestrial food chain. ये हमारी aquatic food chain थी और ये हमारी terrestrial food chain. Terrestrial food chain के अंदर यहाँ हमारे पास क्या है? ग्रास है, ठीक है, और ग्रास पे यहाँ क्या प्रेजेंट है? इंसेक्ट प्रेजेंट है. अब जो इंसेक्ट है उसको कौन ईट करेगा? फ्रॉग ईट करेगा. फ्रॉग जो है स्नेक फ्रॉग को ईट करेगा और ईगल जो है वो स्नेक को ईट करेगा. ठीक है, सो इट्स अ कंप्लीट फूड चेन. तो फूड चेन जो है उसके अंदर क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होगा अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर. वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन एंड इट्स अ कंप्लीट सीक्वेंस. अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन. सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी वेयर वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर फॉर देयर फूड एंड ट्रांसफर द फूड एनर्जी. और यू कैन राइट वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी. नाउ हमने डिवाइड कर दिया बायोटिक ग्रुप्स को प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस के अंदर. फूड चेन जो है वो किस में हेल्प करती है? फूड चेन से हमें पता चलता है फूड रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन अमंग द वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम. ठीक है, इधर एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. फूड चेन जो है अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है, लाइक कोई पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, ठीक है, जैसे डीडीटी है, तो अगर वो एक्यूमुलेट कर गई फूड चेन में तो इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to remove that toxic material from the food chain. और वो food chain के अंदर increase होती जाएगी and that create pollution, soil pollution and that create toxicity also in food. ठीक है, लाइक अगर मैंने कोई पेस्टिसाइड जो है वो वीडिसाइड हमने यूज किया क्रॉपलैंड के अंदर, ठीक है, ये हमारी क्रॉपलैंड है. ठीक है, अब ये क्रॉप जो है इसको कंज्यूम कौन करेगा? इसको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोरस. ठीक है, हर्बीवोरस जैसे आपने यहाँ पे गॉट है, बुफेलो है, काउ है, इन्होंने कंज्यूम किया इस क्रॉप को. अब इनका जो मिल्क है वो कौन कंज्यूम करेगा? ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा, राइट. तो जो वीडिसाइड यहाँ प्रेजेंट था, टॉक्सिक मटेरियल, क्रॉप ईट की हर्बीवोरस ने, तो वो कहाँ एंटर कर जाएगा? यहाँ इस स्टेज में एंटर करेगा. अब उस वही जो है ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? इन हर्बीवोरस का मिल्क कंज्यूम करेंगे तो मिल्क के अंदर भी वो ट्रांसफर होगा और वो कहाँ एंटर कर जाएगा? ह्यूमन बीइंग के अंदर. सो इस तरीके से जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो फूड चेन के अंदर एंटर करता है एंड दैट कैन प्रूव वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स. Now, next is the food web. See, according to name, web means so many chains are interconnected with each other. तो इसमें जो benefit है वो क्या है कि आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 और 3 ऑप्शंस होते हैं ईट करने के लिए. लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ही ऑप्शन है और वो अगर वेनिश हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, वो खत्म हो जाता है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन नहीं रहती है, तो दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन होल फूड चेन. So food web क्या है यहाँ पे? It's a many food chains that interconnected together. Energy flow from producers to consumer, ये हमें पता ही है कि producer से consumer की तरफ energy जाती है हमेशा. And it shows how some organism eat only one food and how some organism eat more than one food choices, and show how changes in population of organism affect the organisms. So this is all about the food web. Now trophic levels.
सी आपको फूड चेन फूड वेब समझ में आ गया। ट्रॉफिक लेवल कुछ नहीं है, इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमने यहाँ एक ग्राफ बनाया, उसका रिप्रेजेंट पिरामिड्स हैं, ठीक है। तो देखोगे इसके अंदर हमने इसको T1 T2 और T3, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 ट्रॉफिक लेवल 2। T1 ऑलवेज जो है वो प्रोड्यूसर्स ही होंगे, T2 जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, T3 जो है वो कंज्यूमर्स होंगे, T4 अब जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर, और जो टॉप में होता है हमेशा वो क्या होता है, हमारा डीकम्पोजर्स, ठीक है। कि अगर लायन जो है वो डेड हो जाता है, जिराफ डेड हो जाते हैं, प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो वो डेड को रिमूव करने का, एनवायरमेंट से क्लीन करने का काम कौन करता है, डीकम्पोजर्स करेंगे। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, हमने 3 में डिवाइड कर दिया है इसको, पिरामिड्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल को। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अभी हमने पढ़ा, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 नंबर्स, बायोमास एंड एनर्जी। आपको याद रखना है एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है, ये अपराइट होगी हमेशा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास उससे कम होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास उससे कम होगी। दैट इज अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, okay, 10% law is given by Lindman, और according to that person, अगर यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स के पास 100% एनर्जी है, 100 जूल, इसको हम जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 90% एनर्जी वो अपने रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, अदर एक्टिविटीज में यूटिलाइज करेगा, एंड 10% एनर्जी विल बी पास ओनली। तो 10% में यहाँ पे 100 से 10 जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनके पास फिर 10 है यहाँ, तो कितना जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि 90% अगेन यूज है। फिर 1 से नेक्स्ट जो है वो वहां कितना जाएगा, वहां जाएगा 0.1। So according to 10% law, energy pyramid is always upright because 90% utilized by trophic level and 10% energy only transferred to the next trophic level. Now number की बात करते हैं। नंबर देखो यहाँ पे एक ओक ट्री है, इंसेक्ट्स ज्यादा है, फिर वुड पैकर जो है वो कम है। तो नंबर में तो हमें सिर्फ नंबर देखना, वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। फाइन। नाउ पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, ठीक है। बायोमास क्या है कि ड्राई, जो जो हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं उसका ड्राई वेट, ठीक है, तो उसके वेट, ड्राई वेट के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मान लो एक्वेटिक की बात करूं तो वहां पे जो लार्ज फिशेज हैं उनका ड्राई वेट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू स्मॉल फिश, देन जूप्लैंक्टन एंड देन फाइटोप्लैंक्टन। तो ये कैसे हो गई, इन्वर्टेड हो गई, राइट। तो एक्वेटिक जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो कैसा होगा, हमेशा इन्वर्टेड। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन जो है ये एनर्जी पिरामिड से तो बहुत आता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि एनर्जी पिरामिड अपराइट है या इन्वर्टेड है, तो आप 10% लॉ के अकॉर्डिंग इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। Now how do our activities affect the environment? तो हमारी जो एक्टिविटी है वो ये है कि हम डे बाय डे पोल्यूशन बहुत इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। पोल्यूशन इंक्रीज कैसे हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स की वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन भी है, सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, सो दैट अफेक्ट आवर एनवायरमेंट। और इसमें जो एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर जो है वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, दिस इज द ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रेजेंट है, एंड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जो सन से आती है, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ये ओजोन, और वो सन पे नहीं आ पाती, सॉरी अर्थ पे डायरेक्टली नहीं आ पाती है, और उससे क्या होता है कि वो हमारे प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन हम एक यूज करते हैं एक केमिकल दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, और उससे रिलीज होती है क्लोरीन, और क्लोरीन डायरेक्टली अटैक करती है किसके ऊपर, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। तो एक क्लोरीन क्या करती है, अराउंड 1 लाख ओजोन जो है उनको ब्रेक डाउन कर देती है। जितना ओजोन को बनने में टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम में क्लोरीन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। सो इसी वजह से with this chemical ozone molecules are depleting day by day, एंड उसकी वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ रही है। अब देखो यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन
ब्रोमीन भी क्या करती है, ओजोन को ब्रेक डाउन करती है, बट मेन यहाँ क्लोरीन का रोल है, ब्रोमीन एज वेल। क्लोरीन जो है वो अराउंड 1 लाख ओजोन डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी वजह से जितनी भी कंट्रीज हैं उन्होंने एनवायरमेंट को देखते हुए एक प्रोटोकॉल बनाया, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोटोकॉल इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो CFC है उस पर बैन लगाया, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एसीज फ्रिज इनमें से निकलती है, तो हमने ऑल्टरनेट यूज किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ताकि जो ओजोन है उसका होल, अभी जो वो पहले बहुत ज्यादा होल हो गया था, लेकिन डे बाय डे वो दोबारा जो है कम होता जा रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। सो इफेक्ट एनिमल्स, प्लांट और एनवायरमेंट पे होगा ही, जैसे मैंने बताया है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो कैंसर कॉजिंग रेज होती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, स्किन कैंसर कर सकती हैं। नाउ लेट मी टेल यू हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द क्लोरीन और ब्रोमीन। सो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन है वहां पे, अल्ट्रावायलेट से क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगी ओ रेडिकल के अंदर, 2 O रेडिकल के। और ये जो O रेडिकल्स होते हैं ना, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो ये क्या करेंगे, वहां ऑक्सीजन के O2 बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये रेडिकल ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। दैट इज कम्प्लीटली फाइन, ये जो प्रोसेस है ये फाइन है, ठीक है, ये प्रोसेस होनी चाहिए वहां पे। लेकिन अब डिस्टरबेंस कॉज करने के लिए कौन आ गया है, ये क्लोरीन आ गया, ठीक है। अब ये क्लोरीन ओजोन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा, और ऑक्सीजन, अब जो वो ऑक्सीजन भी है उसके साथ भी क्या करता है, क्लोरीन जो है वो दोबारा रिएक्शन करता है। तो जैसे क्लोरीन ऑक्साइड भी बन गया, तो भी वो किसके साथ अगेन रिएक्ट कर जाएगा, ओजोन के साथ। वहां 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ओजोन की फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी या क्लोरीन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से वो एनवायरमेंट के अंदर ब्रेक डाउन होता रहेगा स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, एंड दिस इज लाइक हाउ ओजोन डिप्लीटेड बाय CFC। ओके, now how we can manage the garbage we produce, so there are few steps. Garbage आपको पता है, सबसे पहले हमें waste को separate करना चाहिए, then collect it, then transport it, then treat, अगर वो aquatic waste है या फिर dry waste है, then processing and recycling and disposal. Now there is a one question, this is NCERT, that food we eat is digested by various enzymes in our body, ठीक है, लेकिन डिफरेंट एंजाइम जो है डिफरेंट फूड पे ही वर्क करता है, एंड दैट डजंट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट। लाइक लाइपेज दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन लिपिड, आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। प्रोटीएज दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक फूड के लिए हेल्प करेगा, टू हेल्प टू ब्रेक डाउन। सो ऐसे ही अगर मैं डिकम्पोजर्स की बात करूं, तो डिकम्पोजर्स अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो वेस्ट है वो भी डिग्रेड नहीं होगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ हमने वेस्ट को डिवाइड कर दिया 2 में, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि अगर डिकम्पोजर्स उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो वो हो गया बायोडिग्रेडेबल, और अगर नहीं कर सकते हैं तो वो हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा। ओके, सो हियर these are the different garbage boxes with different color, in which we used to dump different waste, like for paper blue, for glass green, for plastic yellow, for red for metal. Okay, so you can see here in the slide biodegradable versus non biodegradable. Biodegradable का मतलब क्या है, bio means life, degrade मतलब जो easily decomposers की help से degrade हो जाए, तो peels of vegetables easily degrade हो जाएंगे, paper degrade हो जाएगा, wood degrade हो जाएगा, लेकिन plastic bags, glass bottles, cans ये non biodegradable and decomposers इनको break down नहीं कर सकते हैं। तो हमें दिस इज द ओनली रीजन कि हमें वेस्ट को इसी तरीके से सेग्रीगेट करना चाहिए, बिकॉज हम ग्लास बॉटल को रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई अगर हजार्डस वेस्ट है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या फिर वी कैन से दैट हॉस्पिटल वेस्ट है, तो वो हजार्डस वेस्ट के अंदर आता है, तो उसको हमें डिफरेंटली कलेक्ट करना चाहिए, सो वी कैन इजीली रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज, वी कैन रीयूज देम, और वी कैन डंप देम
बिकॉज अगर आप एक प्लास्टिक बैग की बात करते हैं और वो सॉइल के अंदर आप रख दीजिए उसको और उसके ऊपर सॉइल डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ वो कुछ नहीं होगा, वहां पे वो यूं की यूं मिलेगी, वो डिग्रेड नहीं होगी। और रेनफॉल और फॉल जब होगा तो सीपेज भी नहीं हो पाएगा, मींस ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाएगा। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड और यू कैन सी कि हाउ मच प्लास्टिक इज डेंजरस, कि वो सिर्फ ऐसा नहीं। और अगर आप प्लास्टिक को बर्न करते हो तो भी वो क्या करेगी, एयर पोल्यूशन, मीन सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है प्लास्टिक की वजह से। सो दैट्स व्हाई दीज आर द हार्मफुल थिंग्स। एंड नाउ अ डेज प्लास्टिक बैग्स जो है बहुत सारी सिटीज के अंदर दे आर कंप्लीटली बैन। I hope these topics are clear for you all. And in next coming session, I'm going to teach you some important questions of this chapter. Okay. And if there is any topic left, so that will do in the coming session. Thank you so much. If you like this session, like, subscribe, and comment.